हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। संगठन, ठीक है ना। देखो, संगठन का पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 हो चुका है और काफी अच्छा, मतलब वो पोर्शन भी काफी अच्छा था, मतलब ज्यादा कठिन भी नहीं था, आसान सा था। और अभी भी जो पार्ट नंबर 3 चल रहा है ये भी काफी आसान है। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं आज अनौपचारिक संगठन से, यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से हम बात करने वाले हैं। यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, क्योंकि हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा औपचारिक संगठन होता है, यानी औपचारिक संगठन ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसकी विशेषताएं, उसके लाभ, उसकी जो हानियां थी, सीमाएं थी, वो सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसने बोला अनौपचारिक संगठन से अभिप्राय व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, यानी अपनी व्यक्तिगत पर्सनल जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हेतु कार्यस्थल पर, बेटे तो को लिखा लिखा हुआ है कार्यस्थल पर, इसका मतलब जहां पे काम कर रहे हो, इसका मतलब औपचारिक संगठन में काम कर रहे हो तो उसका मतलब अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यस्थल पर लोगों के स्वतः स्थापित समूह, यानी खुद ही अपने आप ही समूह बना रहे हैं, अपने आप ही ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? अनौपचारिक संगठन कहते हैं। यानी इसका मतलब अनौपचारिक संगठन बन तो औपचारिक के दर ही रहा है, ये बात समझना। अनौपचारिक संगठन बन तो औपचारिक के दर ही रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अनौपचारिक संगठन से अभिप्राय व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, यानी जो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हेतु कार्यस्थल पर, यानी जहां पे तुम काम करते हो वहां पर लोगों के स्वतः स्थापित समूह से, यानी जो खुद ही समूह बना लिया, खुद ही भाईचारा जो भी है, यारी दोस्ती बना ली, उसको अनौपचारिक बोला गया। क्योंकि ये बिजनेस के रूल्स में नहीं लिखा हुआ है, बिजनेस ने नहीं बोला, ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बोला कि भाई तुम बनाओ, पर तुम खुद ही बना रहे हो, तो उसने बोला अनौपचारिक संगठन से अभिप्राय व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यस्थल पर लोगों के स्वतः स्थापित समूहों से है। क्लियर हो गया। उसके नीचे मैंने और लिखवाया है, अर्थात इससे अभिप्राय ऐसे संगठन से है जिसकी स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती। क्योंकि जो औपचारिक वाला था वो जानबूझ के होता था, याद है ना, वो औपचारिक वाला जानबूझ के होता है, अनौपचारिक वाला जानबूझ के नहीं होता, दिमाग बैठाना है। बल्कि अनायास ही, यानी अपने आप ही पारस्परिक समान हितों के कारण, रुचियों के कारण, धर्म के कारण, ठीक है, एवं संबंधों के कारण हो जाती है। यानी ये अपने आप ही बनेगा। धर्म के कारण हो सकता है, रुचियों के कारण हो सकता है, पारस्परिक समान हितों के कारण हो सकता है, और संबंधों के कारण यहाँ पे हो सकता है। तो अनौपचारिक संगठन से अभिप्राय व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यस्थल पर जो स्वतः स्थापित समूह है उसकी बात कर रहा है। आगे इसने बोला, अर्थात इससे अभिप्राय ऐसे संगठन से है, अनौपचारिक संगठन से अभिप्राय ऐसे संगठन से है जिसकी स्थापना जानबूझ के नहीं की जाती, बल्कि अनायास ही पारस्परिक समान हितों, ठीक है, रुचियों, धर्म एवं संबंधों के कारण हो जाती है। क्लियर। अनौपचारिक संगठन के मुख्य लक्षण या विशेषताएं क्या है? तो यह जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता। उस वाले में लिखवाया था कि ये जानबूझ के स्थापित किया जाता है, बल्कि ये वाला कौन सा है? ये वाला जिसको जानबूझ के स्थापित नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत लिखित रिटर्न नियम और प्रक्रियाएं नहीं होती है, ठीक है। तो लिखित नियम और प्रक्रियाएं यहां पे देखने को नहीं मिलेगी, जबकि औपचारिक में लिखित नियम और प्रक्रिया सब कुछ होता है, कार्यविधि एंड ऑल सब कुछ लिखित होता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके अलावा ये व्यक्तिगत होता है, वो वाला अव्यक्तिगत था, तो एक दूसरे के ठीक उल्टे है बेटा, तो आसान हो जाता है याद करने में, ठीक है ना। उसके अलावा यह औपचारिक संगठन पर आधारित होता है। किस पर आधारित है? औपचारिक संगठन पर आधारित होता है, क्योंकि औपचारिक संगठन में काम कर रहे व्यक्तियों, यानी जो औपचारिक संगठन में जो काम करते हैं व्यक्तियों बोलो या कर्मचारियों के मध्य ही अनौपचारिक संबंध होते हैं। यानी उनके मतलब आपस में बैठ के क्या नाम है, दोस्ती यारी पनप जाती है, तो वही तो बन तो ये औपचारिक के अंदर ही रहा, मैंने बताया था ना। तो यह औपचारिक संगठन पर आधारित होता है, क्योंकि औपचारिक संगठन में जो काम कर रहे कर्मचारियों के मध्य या व्यक्तियों के मध्य अनौपचारिक संबंध होते हैं। आगे इसके अंतर्गत स्वतंत्र संदेशवाहन श्रृंखला होती है। बेटा स्वतंत्र संदेशवाहन श्रृंखला होती है, किसी भी डायरेक्शन में बातचीत एंड ऑल हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर संदेशवाहन के प्रवाह को स्पष्ट, संदेशवाहन का जो प्रवाह है, फ्लो को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। फॉर्मल में तो क्या होता है, बिल्कुल तरीके से कम्युनिकेशन होता है, ऊपर से भी जाएगा तो बिल्कुल प्रोसेस में जाएगा, तरीके से नीचे से आएगा, नीचे से ऊपर आएगा, तो वो भी एक तरीका होता है, ये तो ऊपर से नीचे गया और नीचे से ऊपर गया, एक तरीका है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, अनौपचारिक में है। जैसे मान लो कि दोस्ती यारी में बात कैसे होती है, अब कोई प्रोसेस तो होती है क्या? नहीं, कुछ भी कोई भी कहीं भी कुछ भी बोल रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, तो उसने बोला यहाँ पे स्वतंत्र संदेशवाहन श्रृंखला होती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इसका संगठन चार्ट
पर कोई स्थान नहीं होता, इसका संगठन चार्ट पर कोई स्थान नहीं होता। इसको इस तरह से पढ़ो, इसका संगठन चार्ट पर कोई स्थान नहीं होता। अर्थात संगठन चार्ट होता क्या है? संगठन चार्ट होता है एक रेखा चित्र होता है बेटा। तो उसने लिखा है इसका संगठन चार्ट अर्थात जो एक रेखा चित्र होता है और जो एक संगठन में स्थापित विभिन्न पदों के मध्य संबंधों को स्पष्ट करता है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा संगठन चार्ट क्या होता है, बोलोगे संगठन चार्ट एक ऐसा रेखा चित्र होता है जो एक संगठन में स्थापित विभिन्न पदों, यानी जो अलग अलग जो पद वहां पे स्थापित है उनके मध्य संबंधों को क्या बताता है, स्पष्ट करता है कि ये आपका अधिकारी, ये आपका अधीनस्थ है। तो इस टाइप की चीजें बताता है। तो ये जो है ना अनौपचारिक जो संगठन है, इसका कोई स्थान यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। आगे, इसमें स्थायित्व की कमी होती है बेटा। क्या होती है? स्थायित्व की कमी होती है, यानी ये स्थिर नहीं होता। जबकि पहले वाला क्या था, औपचारिक वाला, वो स्थिर था। समझने की कोशिश करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। अनौपचारिक संगठन मैंने बताया, अनौपचारिक संगठन से अभिप्राय व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यस्थल पर लोगों के स्वतः स्थापित समूहों से है। अर्थात इस अभिप्राय ऐसे संगठन से जिसकी स्थापना जानबूझ के नहीं की जाती, बल्कि अनायास ही पारस्परिक समान हितों, रुचियों, धर्म एवं संबंधों के कारण हो जाती है। अनौपचारिक संगठन की मुख्य विशेषताएं क्या है कि पहली बात तो ये जानबूझ करके नहीं की जाती बेटा, यह जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता। नंबर 2, इसके अंदर कोई भी लिखित नियम या कार्यविधि या जो प्रक्रियाएं नहीं होती है, यह व्यक्तिगत होता है बेटा। क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। इसमें स्थायित्व की कमी होती है, यानी इसमें स्थिरता आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। यह औपचारिक संगठन पर आधारित होता है, क्योंकि औपचारिक संगठन में जो काम कर रहे व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ठीक है, उनके मध्य अनौपचारिक संबंध क्या है, अपने आप ही स्थापित हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर का जो संदेश वाहन होता है वो स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्र संदेशवाहन श्रृंखला देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर संदेशवाहन का जो प्रवाह है, यानी जो फ्लो है, ठीक है, उसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि वो किस तरफ जाकर कहीं भी जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसका संगठन चार्ट पर कोई स्थान नहीं होता। इसका संगठन चार्ट अर्थात जो एक रेखा चित्र होता है और जो एक संगठन में स्थापित विभिन्न पदों के मध्य संबंधों को बताता है कि ये आपका अधिकारी, ये आपका अधीनस्थ है, ऐसा कोई यहाँ पे स्थान देखने को नहीं मिलेगा अनौपचारिक वाले में, ठीक है। तो अनौपचारिक का संगठन चार्ट पर कोई स्थान नहीं होता। अनौपचारिक संगठन का संगठन चार्ट पर कोई स्थान नहीं होता, ये अपने आप ही पनप जाता है, याद रखना। उसके बाद आता है संगठन पुस्तिका क्या होती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल क्या होता है। संगठन पुस्तिका क्या होती है, इसको हम बोल रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल होता क्या है, तो हमने बोला संगठन पुस्तिका में संगठन में स्थापित, यानी जो आपका संगठन है उसमें स्थापित विभिन्न पदों के एक तो अधिकार लिखे होंगे, उत्तरदायित्व लिखे होंगे, यानी अथॉरिटी होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, की व्याख्या की जाती है। तो जो संगठन पुस्तिका है, यानी संगठन का जो मैनुअल है, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल है, उसमें संगठन में स्थापित विभिन्न पदों के जो भी अलग अलग पद आपने बना रखे हैं, उसके अधिकार, उसके उत्तरदायित्व की व्याख्या होती है यहाँ पे। और इसके अलावा अन्य संबंधित विवरण भी लिखे जाते हैं, यानी कुछ अलग और कोई भी डिटेल्स होगी तो वो भी यहाँ पे इस पुस्तिका में लिखी होती है। तो उसने बोला संगठन पुस्तिका से अभिप्राय संगठन में स्थापित जो विभिन्न पद हैं उनके उसमें अधिकार लिखे होते हैं, उत्तरदायित्वों की क्या है व्याख्या की जाती है उस पुस्तिका में। अधिकार यानी जो आपके अथॉरिटीज हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके बारे में वहां पे बता रखा होगा, तथा अन्य संबंधित जो विवरण है, अन्य जो डिटेल्स होती है, जो रिलेटिव डिटेल्स होगी, ठीक है, वो भी वहां पे लिखे हुए मिलेंगे आपको। क्लियर हो गया? फटाफट से नोट डाउन कर लो से बेटा। औपचारिक अनौपचारिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, याद रखना। इसको इंपॉर्टेंट में डाल देना, औपचारिक अनौपचारिक को, औपचारिक और अनौपचारिक को। अब आगे देखिए बेटा, अनौपचारिक संगठन के लाभ और अनौपचारिक संगठन की सीमाएं क्या होती है, ठीक है ना। अनौपचारिक संगठन के लाभ और अनौपचारिक संगठन की सीमाएं। लाभ में मैंने लिखा है सबसे पहले प्रभावपूर्ण संदेशवाहन होता है बेटा। प्रभावपूर्ण संदेशवाहन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से संदेश को अति शीघ्र, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि ये जो इनफॉर्मल वाला होता है ना बेटा, ये बहुत तेज होता है, ठीक है ना। फॉर्मल वाले का प्रॉपर प्रोसेस से जाता है तो थोड़ा स्लो रहता है वहां पे, बट ये बहुत तेजी से चलता है। तो प्रभावपूर्ण संदेशवाहन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसके माध्यम से संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, अतिशीघ्र पहुंचाया जा सकता है। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 2, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। बेटा किसकी? सामाजिक जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति में भी क्या होता है, सहायक होता है। इसके द्वारा संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या होती है, आसानी होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब इनफॉर्मल टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हो ना,
तो जो कर्मचारी होते हैं वो अपनी कठिनाइयां बड़े प्यार से बिना किसी डर के क्या है अपने जो अधिकारी है उसको बता देते हैं, फिर अधिकारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। इससे क्या है काफी आसान हो जाता है उद्देश्य को प्राप्त करना। क्लियर है ना? जब सारी कठिनाइयां दूर होगी तो उद्देश्य प्राप्त करने में तो आसानी होगी तो वही यहाँ पे देखा जाता है। भाईचारा बना के रखा हुआ है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसलिए हो रहा है। तो प्रभावपूर्ण संदेश वाहन, क्योंकि इसके माध्यम से संदेश को अतिशीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। नंबर 2, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। नंबर 3, इसके द्वारा संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या होती है, आसानी रहती है। मगर इसकी सीमाएं क्या है कि बेटा पहले तो ये अफवाहें फैलाता है। क्या फैलाता है? अफवाहें फैलाता है। ठीक है, इसमें रूमर्स फैलने का पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा ना जो हम रहते, जैसे हम इलाके में रहते हैं तो ये हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो सब इनफॉर्मल होता है। क्या होता है? इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में अफवाह तो बड़े प्यार से फैलती है, कुछ भी बोल लो। जैसे अगर, और कई बार क्या होता है जो कम्युनिकेशन हम करते हैं ना वो सही भी नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि मान लो कि सुमित को किसी ने 4 थप्पड़ मारे, एक बच्चे ने, मतलब एक 18 साल के लड़के को एक 11 साल के लड़के ने 4 थप्पड़ मारे। ठीक है, क्या बेइज्जती हुई होगी। जब आपने उसको अपने दोस्त को बताया तो आपने बोला कि यार वो पता है एक 11 साल के लड़के ने 18 साल के लड़के को 5-6 थप्पड़ मार दिया भाई, बड़ी बुरी तरह से। आपने ये बताया अगले को। देखो गड़ होता है, इनफॉर्मल वाले में ये चीजें देखने को मिलती है, बड़ा चढ़ा के बोलता है अगला बंदा, जो भी समझ में आ रहा है। फिर आपके दोस्त ने मान लो किसी को बताया, अपने एक दोस्त को, कि पता है 11 साल के लड़के ने 18 साल के लड़के को भाई साहब क्या लात घूसे मार मार के उसकी चटनी बना दी। जबकि कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था सिर्फ 4 थप्पड़ लगे थे, आपने बनाया कुछ और, आपके दोस्त ने बनाया कि लात घूसे तक पड़ गए, अगला बंदा पता नहीं इसको कत्ल ही करवा देगा। तो ये चीज देखने को मिल जाती है किसके अंदर? अनौपचारिक जो आपका जो कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर। ठीक है, तो अनौपचारिक संगठन की सीमा ये है कि इसमें क्या है, अफवाहें फैलाता है। क्या है? अफवाहें फैलाता है, क्योंकि इसमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो भी तो अनौपचारिक ही होगा ना। अनौपचारिक कम्युनिकेशन कभी एग्जैक्टली सही नहीं होता, ज्यादा देखा गया है। ठीक है, ज्यादा सही नहीं होता। ठीक है, उसमें रूमर्स फैलने के चांसेस रहते हैं। आगे, यह परिवर्तन का विरोध करता है। किसका? परिवर्तन का विरोध करता है, और पुरानी पद्धतियों, यानी जो आपको पुराना जो प्रोसीजर है ना को ही लागू रखने पर जोर देता है। ये कहता है परिवर्तन को एक्सेप्ट मत करो, जो पुराना तरीका उसको चलने दो। तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। और तीसरा, समूह परंपराओं का दबाव। समूह परंपराओं का दबाव बोलो या सामूहिक हितों की पहल, यानी जो आपके ग्रुप के नॉर्म्स होंगे, आपके ग्रुप के जो नियम होंगे ना, आप ना उन पे ज्यादा ध्यान दोगे। इसमें ये दिक्कत हो जाती है जब भी वो क्या नाम इनफॉर्मल बनना स्टार्ट हो जाता है ना। जैसे मान लो कि एक संगठन बन गया जो कि इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, तो उसमें यह व्यक्ति ना जानबूझ के उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है। यार ये तो हमारे क्या है ग्रुप के ना अगेंस्ट हो रहा है। अबे तू ग्रुप को क्यों देख रहा है? तू ऑर्गेनाइजेशन को देखना, ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है कि नहीं है। तो बंदे के दिमाग में जरूर आता है एक टाइम को, नहीं यार अपने ग्रुप को भी देखो, क्योंकि जो सामूहिक परंपरा है, यानी जो आपका जो ग्रुप का जो नॉर्म्स है ना, उसका बहुत दबाव रहता है कि ये करे या नहीं करे। ठीक है, इवन आप ऑर्गेनाइजेशन के चाहे वो हित में क्यों ना हो, फिर भी आप एक टाइम को सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन भाड़ में जाए, पहले अपना हित देख लेते हैं। ये ज्यादा देखने को मिल जाता है इस केस में, जब आपका जो ग्रुप का नॉर्म्स ज्यादा हावी हो जाते हैं आपके ऊपर। ठीक है, यानी जो ग्रुप के जो रूल्स है, नियम है, जो आपके अपने नियम है, ठीक है, वो जगह ज्यादा हावी हो जाएंगे आपके ऊपर, तो गारंटीड आप अपने लिए करोगे काम, और नेशनल क्या करोगे? ठीक है ना, अपने हित के लिए करोगे। तो ये देखने को मिल सकता है अफवाह फैलाता है। अफवाहें फैलाने के बाद यह परिवर्तन का विरोध करता है और पुरानी पद्धतियों को ही लागू रखने पर जोर देता है। और समूह परंपराओं का यहाँ पे दबाव देखने को मिलता है, यानी सामूहिक हितों की यहाँ पे क्या देखने मिलेगी? पहल मिलेगी। क्या मिलेगी? पहल। सामूहिक हितों की, यानी अपने सामूहिक हितों को यहाँ पे ध्यान दिया जाता ज्यादा। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब आगे देखिए ध्यान से बेटा, आपके सामने एक डिफरेंस है, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन क्या होता है। देखो औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये डिफरेंस है। तकरीबन मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट लिखे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अब तक मान लो इसकी विशेषताएं आपको याद नहीं, आपको इसके लाभ हानियां ढंग से पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डिफरेंस पता तो आप कुछ ना कुछ तो लिख के आ ही सकते हो। तो डिफरेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक को तो कवर करते करते साथ में एक दूसरे टॉपिक के साथ क्या कंपैरिजन को भी दिखाता है, मतलब एक को दूसरे के साथ कंपेयर करके भी दिखाता है, जिससे याद करना क्या है काफी आसान हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अभिप्राय से, यानी इसकी परिभाषा क्या है। तो हमने कहा इसका अभिप्राय किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, यानी किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंध द्वारा तैयार किए गए संगठन ढांचे से है। ठीक है, ये वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाई है। क्लियर है? तो इसका अभिप्राय किसी विशेष कार्य को पूरा करने, यानी कोई एक खास कार्य है जिसको पूरा करना है, तो उसके लिए जो प्रबंध है, यानी जो मैनेजमेंट है द्वारा तैयार किए गए, यानी उसने कोई ढांचा तैयार किया है, तो उसको हमने क्या बोला? औपचारिक संगठन, यानी जो जानबूझ के तैयार किया जा रहा है। ठीक है ना,
तो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंध द्वारा, यानी जो मैनेजमेंट यानी जो हेड वेड है उनके द्वारा तैयार किए गए एक संगठन ढांचे को ही क्या कहते हैं, औपचारिक संगठन कहते हैं। जबकि इसका अभिप्राय व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, यानी खुद की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यस्थल पर मतलब जहां पे वो काम कर रहे हैं, मतलब काम कहां कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं औपचारिक संगठन में, क्योंकि ये जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, इसके ऊपर ही बेस्ड होता है, ठीक है। अनौपचारिक संगठन तभी सामने आएगा जब आपके पास औपचारिक होगा। तो उसने यही बोला कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, यानी अपनी खुद की पर्सनल आवश्यकताओं की, जो पर्सनल आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हेतु उसने बोला कार्यस्थल पर, यानी जो जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे लोगों के स्वतः यानी अपने आप स्थापित समूह से, यानी जिसे ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया, जिसे रूल्स रेगुलेशन ने नहीं फ्रेम किया, ये अपने आप ही इन्होंने अपने आप ही समूह बना दिया। तो इसका अभिप्राय व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यस्थल पर लोगों के स्वतः स्थापित समूह से है। प्रकृति यह अधिक स्थिर होता है, टिकाऊ होता है और इसमें पूर्वानुमान संभव होता है, यानी पहले ही आप अनुमान लगा सकते हो। जबकि ये अस्थिर होता है, कम टिकाऊ होता है और इसमें पूर्व अनुमान जो है संभव नहीं है। क्लियर हो गया। तो अभिप्राय में मैंने आपको क्या बताया, इसका अभिप्राय किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए जो प्रबंध है, जो मैनेजमेंट हेड है उसके द्वारा तैयार किए गए संगठन के ढांचे से है। जबकि इसका अभिप्राय व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यस्थल पर, यानी जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे लोगों के स्वतः स्थापित यानी अपने आप ही स्थापित समूह से है। ये अधिक स्थिर होता है, ये अस्थिर होता है। देखो ये अधिक स्थिर है, ये कम स्थिर है, ऐसे लिख सकते हो कम स्थिर। इसका मतलब अधिक स्थिर है, ये अस्थिर है। ये अधिक टिकाऊ है, ये कम टिकाऊ है। इसका पूर्वानुमान संभव है, इसका पूर्वानुमान संभव नहीं है। तो उसको आप 3 पॉइंट्स में भी तोड़ सकते हो। क्लियर। चलो स्थापित की बात करें, ये जानबूझकर स्थापित किया जाता है, जानबूझकर, ये जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता। क्लियर हो गया। देन एक दूसरे पर निर्भरता, तो उसने बोला ये एक स्वतंत्र होता है। यह ढांचा क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ये अनौपचारिक पर इसने बोला निर्भर नहीं है एक तरीके से, बट यह ढांचा औपचारिक संगठन पर निर्भर करता है। किस पे करता है, औपचारिक संगठन पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया। नेता की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसने बोला लीडर जो होता है, लीडर यानी जो आपका नेता है, तो प्रबंधक अपने उच्च पदों के कारण, यानी जो आपके पास उच्च पद है तो आप क्या होंगे, नेता होंगे, लीडर होंगे एक तरीके से। तो प्रबंधक अपने उच्च पदों के कारण यहाँ पे नेता होते हैं। जबकि इसके अंतर्गत नेता जो है तो बेटा चुना जाता है। जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप भी अंडरलाइन कर लीजिए, याद करने में आसानी हो जाती है। और अगर मैं रिपीट कर रहा हूं तो प्लीज आप उससे बार बार सुनिए ताकि आपको वीडियो के अंदर ही क्या है सब कुछ याद हो जाए। तो मैंने आपको बोला इसका अभिप्राय किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, यानी किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंध द्वारा तैयार किए गए संगठन के ढांचे से है। जबकि इसका अभिप्राय व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यस्थल पर लोगों के स्वतः स्थापित समूह से है। इसने बोला ये अधिक स्थिर होता है, ये कम स्थिर होता है यानी अस्थिर होता है, ये टिकाऊ होता है, ये कम टिकाऊ होता है, ये इसमें पूर्वानुमान संभव है, इसमें पूर्वानुमान संभव नहीं है। मैंने बोला स्थापित, ये जानबूझ के स्थापित किया जाता है, ये जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता। ठीक है। एक दूसरे पर निर्भरता की अगर हम बात करें तो ये ढांचा स्वतंत्र होता है। यह ढांचा जो है औपचारिक संगठन पर, इसके ऊपर निर्भर करता है, इसके ऊपर आधारित होता है। याद रखना, हमने पढ़ा हुआ पहले भी। ठीक है। नेता प्रबंधक अपने उच्च पदों के कारण, यानी उच्च पदों के कारण यहाँ पे नेता होते हैं। जो जितना उच्च पद पे होगा वो लीडर होगा। ठीक है ना। जबकि इसमें नेता जो है चुना जाता है। तो हमने 1 2 3 4 5 पॉइंट मैंने आपको रिपीट भी कर दिए, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब नीचे वाले पॉइंट याद करते हैं। उद्गम की बात करें, यानी उद्गम की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना संगठन की नीतियों एवं नियमों के कारण होती है। यानी इसकी स्थापना किस कारण होती है, नीतियों यानी जो पॉलिसीज है, जो रूल्स है, उसके कारण यहाँ पे इसका उद्गम होता है। क्या होता है बेटा, उद्गम होता है। उद्गम होता है। तो उसने बोला इसकी स्थापना संगठन की नीतियों एवं नियमों के कारण होती है। जबकि इसकी स्थापना सामाजिक संबंधों के कारण होती है। किस कारण होती है, सामाजिक संबंधों के कारण। प्रयोजन की अगर बात करें तो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना, किसको करना, संगठन के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना इसका प्रयोजन होता है। जबकि इसका प्रयोजन है मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करना। क्या, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करना। संप्रेषण का प्रवाह, संप्रेषण के बगल में ब्रैकेट में आप संदेश वाहन लिख सकते हो। संदेश वाहन की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन को ही यहाँ पे संप्रेषण बोला गया है। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत संप्रेषण यानी जो संदेश वाहन होता है वो परिभाषित होता है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत संप्रेषण क्या होता है,
परिभाषित होता है, और यह सोपान श्रृंखला को बेटा स्केलर चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर चेन कहते हैं। स्केलर चेन जो हमने जो सिद्धांत वाला चैप्टर पढ़ा वहां पे आपने स्केलर चेन देखा होगा, ठीक है ना। उसमें बोला है कि इस स्केलर चेन में क्या होता है, जो संदेश वाहन होता है, यानी जो आपका कम्युनिकेशन होता है, वो अधिकारी से अधीनस्थ की ओर एक सीधी रेखा में आता है। यानी अधिकारी से अधीनस्थ की ओर जो कम्युनिकेशन बिल्कुल एक सीधी रेखा में आता है, इस तरीके से, ठीक है ना। जहां पे आपने इस तरह से भी बना होगा, देखो इस तरह से पढ़ा होगा आपने, पॉइंट 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 लगे हुए थे ऐसे करके, ठीक है ना। और बीच में एक लाइन ऐसी भी होती है जिसको गैंग प्लैंक बताया था मैंने, ठीक है ना। चलो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, बाकी मैं बता ही रहा हूं क्या बोल रहा हूं उसमें। किसके अंतर्गत? संप्रेषण, यानी जो संदेश वाहन होता है वो परिभाषित होता है, उसको किस तरह से जाएगा, क्या उसका रास्ता होगा, फ्लो कैसा होगा, सब कुछ यहाँ पे पहले से डिफाइन होता है। और यह सोपान श्रृंखला के अनुसार चलता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सीधी रेखा में। जबकि इसके अंतर्गत संप्रेषण जो है परिभाषित नहीं होता, यानी इसका कोई रास्ता नहीं पता, यह किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकता है। मैंने बताया था ना, ये स्वतंत्र होता साला इस मामले में, यानी यहाँ पे संदेश वाहन जो है कम्युनिकेशन किसी भी दिशा में कहीं भी जा सकता है, तो उसका अपनी कोई दिशा नहीं है। तो हमने 5 पॉइंट मैंने रिपीट कर दिए थे, मैं इसको यहां से रिपीट कर रहा हूं एक बार। उद्गम में इसकी स्थापना संगठन की नीतियों एवं नियमों के कारण होती है, जबकि इसकी स्थापना सामाजिक संबंधों के कारण होती है। प्रयोजन क्या है यहाँ पे? संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना, जबकि यहाँ पे मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करना। क्लियर हो गया? संप्रेषण का प्रवाह, यानी जो कम्युनिकेशन है, संदेश वाहन का प्रवाह, तो इसके अंतर्गत संप्रेषण का जो प्रवाह है वो परिभाषित है। पहले बात तो परिभाषित है, यहाँ पे परिभाषित नहीं है। इसका जो रूट है ना, यहाँ परिभाषित होगा, यहाँ पे इसका रूट भी परिभाषित नहीं है, कहीं भी जा सकता है। यह सोपान श्रृंखला के अनुसार चलता है, यानी बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलेगा। ये क्या चलेगा? बिल्कुल सीधी रेखा में, जबकि किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकता है। क्लियर? यहाँ पे आप चाहते हो हिंट के लिए ले सकते हो कि एक सीधी रेखा में जाएगा अधिकारी से अधीनस्थ की ओर, ठीक है ना। अधिकार की बात करें तो प्रबंध के पद के अनुसार, यानी मैनेजमेंट का जो पद है उसके अनुसार अधिकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो जो जैसा पद वैसा आपको अथॉरिटी मिलेगी। तो उसने बोला अधिकार जो है प्रबंध के पद के अनुसार अधिकार यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, जबकि यहाँ पे अधिकार जो होते हैं वो व्यक्तिगत गुणों से उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? व्यक्तिगत गुणों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे अधिकार जो है वो प्रबंध के पद के अनुसार, यानी जो भी पद होगा उसके अनुसार अधिकार उत्पन्न होता है, जबकि यहाँ पे अधिकार व्यक्तिगत गुणों से उत्पन्न होता है। तो मेरे हिसाब से आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको औपचारिक अनौपचारिक के बारे में पता चल जाएगा, जो कि क्वेश्चन पेपर में आते ही आता है, मैक्सिमम देखा गया, काफी बार रिपीट होता है। तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो? अटेंड कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।